हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जहां हमने ख़त्म किया था दिस रिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। ओके, सो देखो, इन 1849 लॉर्ड डलहौजी अनाउंस्ड दैट हिज सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह जफर वुड नॉट बी परमिटेड टू यूज़ रेड फोर्ट एज देयर पैलेस। सो रेड फोर्ट जो था, मुगल का एम्पायर ने सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ अपना रेड फोर्ट को ही रखा था और रेड फोर्ट में ही वो रहते थे। लेकिन लॉर्ड डलहौजी तो हम जानते हैं भाई, लॉर्ड डलहौजी का एक है ही अपना, क्या था उनका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। एक जिनके पास कोई सक्सेसर नहीं होता था, तो सबसे पहले तो उनका ये छीन लो भाई, बोल दो कि वो ब्रिटिश टेरिटरी है। दूसरा, जो रेड फोर्ट में रहते थे हमारे मुगल एम्पायर को, इनके लिए आन बान शान थी। बहादुर शाह जफर जो है मुगल एम्पायर के लास्ट रूलर थे, तो बहादुर शाह अपने जो पूर्वजों को देखेंगे भाई, वो लोग कितना मज़े से रहे हैं, एकदम आन बान शान की बात है। और मुझे देखो कैसे का हाल में कर दिया, मुझसे मेरा रेड फोर्ट भी छीन लिया, दूसरा इनका टाइटल भी छीन लिया गया। 1856 लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि आपका जो टाइटल है आप अपने पोते या अपने बेटे किसी को भी नहीं दोगे। तो ये तो भाई गजब बेइज्जती वाली बात हो गई। आप किसी का नाम छीन रहे हो किसी व्यक्ति से, और राजाओं के लिए तो उनका नाम सबसे ज़्यादा प्रिय है, उनसे आप उनका टाइटल छीन लोगे तो वो तो कैसे जिएगा, वो तो नहीं हुआ। लोगों के बीच में ये चीज़ फैल गई कि मुग़ल रूलर के साथ काफ़ी ज़्यादती की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा उनसे ये किया जा रहा है। सो ये जो ज़्यादती हो रही थी, इसको तो टॉलरेट नहीं किया जा सकता। ये जो प्रजाओं के बीच में ना एक नफ़रत पैदा हो गया। अब देखो, मान लो मुसलमान राजा है, मुसलमान प्रजा होगी, हिंदू प्रजा भी होगी, ठीक है, तो वो सब क्या सोच रहे होंगे कि देखो भाई राजा के साथ ऐसे किया जा रहा है। कोई भी यही सोचेगा ना कि बाहर से आया हुआ आदमी देखो हमारे यहाँ पे जो रह रहा था उसके साथ कैसा सलूक किया जा रहा था, किसी को एक्सेप्टेबल नहीं था। तो ये छोटी छोटी बातें भी लोगों में मन में गड़ गई। दूसरी बात क्या था, ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहब। नाना साहब को हम जानते हैं मराठा रूलर थे। मराठा रूलर में इनका जो है ये बाजीराव टू के बेटे थे, ठीक है, बाजीराव टू के ये बेटे थे नाना साहब। और नाना साहब को ब्रिटिश ने कहा कि भाई हम आपको ना पेंशन देंगे, आपको अपने परिवार पूना में नहीं रहना होगा, पूना के साथ आपके परिवार में आप अपना महल खाली करिए और जाइए कानपुर जाके शिफ्ट हो जाइए। तो भाई ये जो ट्रीटमेंट है नाना साहब को एक्सेप्टेबल नहीं है। आप बहादुर शाह के साथ भी वही काम कर रहे हो और जो नाना साहब के साथ भी वही काम कर रहे हो। हाँ, नाना साहब के साथ कोई नहीं, अभी एक तरीके से क्रुएल्टी जैसा ही चीज़ हो गया। तो नाना साहब के पास हालांकि उनको कोई पैसा नहीं दिया गया, तो उनके पास तो बेशुमार दौलत थी। उन दौलत का उन्होंने इस्तेमाल कहाँ किया, उन्होंने जाकर लोगों में अवेयरनेस फैलाया, अपने लोगों को भेजा, देखो कि कैसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इन जो पैसा है ये जाके उन अपने जो लोगों को दिया और अपने उनके लोगों को जाके बोला कि जाओ लोगों को बताओ, लोगों को ये बात बताओ। और एक सेना भी ये तैयार करवाते हैं आगे जाके लड़ने के लिए, क्योंकि ये आगे जाके जब ये लड़ेंगे, ये सबसे पहले ये कहाँ लड़ेंगे, सबसे जाके वो पूना इस एरिया को जाएंगे, अपने जो मदरलैंड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये लड़ते हैं और उसके बाद क्या होता है, ठीक है। फिलहाल ये यहाँ पर तुम ये इसको कंसिडर करो कि ट्रीटमेंट जो दिया गया था नाना साहब को वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। उनसे वेल्थ छीन लिया गया, उनको कानपुर शिफ्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे उन्होंने ये सोचा कि ठीक है भाई, मेरे साथ तो ये कर रहे हो, तो मैं इस जाति को तो सहूँगा नहीं। इसीलिए वो अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं कहाँ, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि देखिए मेरे साथ कैसे सुलूक हो रहा है। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, लोगों के साथ क्या क्या अत्याचार किए जा रहे हैं, ब्रिटिश अपना हाई टैक्स ले रहा है, इतना सारा जाति कर रहा है। तो ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं थी। ये छोटी छोटी वजह ही बनी। और उसके बाद क्या था, एब्सेंटी ऑफ सॉवर्जिनिटी ऑफ द ब्रिटिश। सॉवर्जिनिटी मतलब देखो, अगर किसी भी नेशन को हम बोलते हैं ना इंडिया एज अ सॉवर्जिन नेशन, कि मतलब इंडिया को कोई रूल नहीं करता है। इंडिया अपना अकेले कोई भी डिसीजन लेगा, चाहे उसके फॉरेन हो या मिलिट्री हो, वो किसी से डिसीजन के लिए मोहताज नहीं है आज के डेट में। लेकिन उस समय वैसा नहीं था। इंग्लैंड बहुत दूर था और इंडिया को रूल करता था, है कि नहीं। इंग्लैंड जो बोलेगा इंडिया के लिए वही रूल बन जाएगा, वही कानून बन जाएगा, वही सब कुछ बन जाएगा। लेकिन पहले जब मुगल्स का टाइम था, मुगल्स इंडिया में रहते थे, मुगल्स जो भी पीपल से टैक्स लेते थे वो क्या किसके लिए इस्तेमाल करते थे, वो इस्तेमाल लोगों के लिए ही करते थे। लेकिन इंग्लैंड जो भी लोग इंग्लैंड से आए इंडिया में, उन्होंने अपनी क्या कॉलोनी बसा लिया। वो लोग टैक्स लेता है और उस पैसा कहाँ जाता है, वो इंग्लैंड चल जाता है। तो ये तो भाई अलग ही है, एक तरीके से लूट रहे हैं आप, पूरे इंडिया को लूट रहे हैं। मुगल्स जो रहते थे एक सिस्टम बनाया और लोगों में ही पैसा को बंटवारा था, इस तरीके से चीज़ें होती थी। तो ये जो चीज़ हो रहा था ये लोगों को अनएक्सेप्टेबल हुआ। धीरे धीरे लोग इकट्ठा हुए और सोचे कि किस तरीके से विद्रोह किया जाए, किस तरीके से क्या किया जाए ताकि इस ब्रिटिश को हम बता सकें। तो ये उससे पहले एक और रीज़न आप पढ़ो, सोशियो रिलीजियस केसेस। ऐसे में देखो, इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि इंडिया में नाम भी छीन जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका धर्म छीन जाएगा, आदमी छोड़ने वाला नहीं है। तो यही हो रहा था यहाँ पर इंडिया के उसमें, यहाँ पे उसका धर्म ना नष्ट करने के चक्कर में ब्रिटिश को अपनी मुंह की खानी पड़ी थी 1857 में। तो 1857 से पहले जो
ब्रिटिश ने छोटी छोटी चीज़ें, ब्रिटिश ने ये भी सोचा कि चलो सती जैसा, सती आपको पता ही होगा, किसी का पति मर जाता है तो पत्नी को भी उसी की चिता के ऊपर जला दिया जाता है, साथ साथ बोला गया उसी की चिता के ऊपर डाल दो, ये भी चली गई उसी की याद में करके। और उस समय विडो रीमैरिज जैसा चीज़ें नहीं होती थी। ब्रिटिश ने सोचा कि चलो हम सिस्टम्स को बढ़िया करते हैं, उस समय सिस्टम्स को बढ़िया, तो ये जो बढ़िया करने के चक्कर में उसका घाटा ही हो गया। सबसे पहले तो उसने सती को एबॉलिश कर दिया, और ये एबॉलिशमेंट सिर्फ अकेले ब्रिटिश ने नहीं किया था। उस समय अगर आप पढ़ोगे तो राजा राम मोहन राय ये सब साथ दिए थे कि ऐसे सिस्टम्स को एबॉलिश किया जाए, क्योंकि ये चीज़ समाज के लिए सही नहीं है। ब्रिटिश को लगा कि ठीक है भाई, राजा राम मोहन राय के साथ देके हम लोग भी ये सिस्टम को हटा देते हैं, लेकिन ये सिस्टम उल्टा उनको लेट हुआ। एक तो सती को हटाने का, और दूसरा विडो रीमैरिज एक्ट जो 1856 में आया। तीसरा जी वेस्टर्न एजुकेशन फॉर गर्ल्स। देखो, ना ही मुसलमान ना ही हिंदू ज़्यादा गर्ल्स के एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे रहे थे उस समय के टाइम की बात मैं जो बता रहा हूँ। उससे पहले की बात में ऊपर नीचे था कि हाँ एजुकेशन हिंदूज में था और बाकी में भी था, लेकिन देखा जाए तो मुस्लिम्स में उतना एजुकेशन नहीं था ध्यान, ना ही गर्ल्स के लिए। और सेम हिंदू के शक्ल में भी वही चल रहा था कि गर्ल्स पे उतना ध्यान नहीं हो रहा था उस टाइम की बात जो मैं बता रहा हूँ। अब जब ये वेस्टर्न एजुकेशन, जो बाहर का एजुकेशन, मतलब अब अंदर का जो इंडिया का एजुकेशन क्या है, वेद है, वेद पुराण ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन क्या बता रहा है, ये तो आप बाहर की चीज़ें पढ़ाओगे उसको। तो लोग यही सोचता था कि भाई हमारे धर्म की चीज़ें ना बता के बाहर की एजुकेशन बता रहा है, धर्म भ्रष्ट कर रहा है ये मेरा, यही लोगों में हुआ। दूसरा डर पैदा हुआ था, ये MI जो मैंने लिखा है इसका मतलब है मॉडर्न इनोवेशन के खिलाफ, ठीक है। तो मॉडर्न इनोवेशन में जो रेलवे कोचेस, टेलीग्राफ पोस्ट होते थे, टेलीग्राफ पोस्ट को लोग देख के ये समझते थे कि भाई हम जो भी ब्रिटिश के खिलाफ जाएगा उसको फांसी यहीं लगाया जाता है, ये सोच के एक डर पूरा पैदा हो गया, रूमर फैल गया। दूसरा, रेलवे कोचेस को जब लोगों ने पहली बार देखा, गाँव के लोग थे, उन्हें क्या पता था कि रेलवे कोचेस का क्या मतलब होगा। उन्होंने सोचा कि अच्छा, ऊंचा जाति नीचा जाति को एक साथ बैठाने का लिए इन्होंने ऐसी चाल चली है, ये एक तो रूमर फैल गया। तो लोगों को उतना पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन लोगों ने यही जो इंटरप्रेट कर सकता उसने वैसे वैसे इंटरप्रेट कर लिया। इस चीज़ ने भी बोला कि रुक बेटा, इसको बताना तो पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में देखो, ब्रिटिश ना अपने आप को इंडिया से बहुत ऊपर ही सोचा। उसने सोचा कि हम हैं जो तुमको गाइड कर रहे हैं, हम बताएंगे तुमको कैसे जीना है, तुम लोग तो सांप वाले हो। इसे बोला जाता है ना कि स्नेक चार्मिंग लैंड करके, इस तरीके से। क्यों ये ब्रिटिश इस तरीके से बता रहा है, उसको लगता है कि हम वी आर द सुपीरियर एंड वी विल टीच यू हाउ टू बिहेव इन अ सिविलाइज सोसाइटी। इसका मतलब वो अपने आप को ही जानता था, लेकिन ऐसा था क्या, बिल्कुल नहीं। हमारे में पहले से ही सोसाइटी और कल्चर बहुत अच्छा से कूल मिल के बढ़िया था। उस चीज़ को बर्बाद करने में ही तो ब्रिटिश का हाथ है। ब्रिटिश ने ही तो पूरा आग लगा दिया और बर्बाद कर दिया उस सिस्टम्स को। हर नेशन में बात करो तो कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। ब्रिटिश ने उस कमियों को ज़्यादा दिखा के हम लोग को बता दिया ये पीछे जाति वाले हैं, ये पिछड़े लोग हैं, इनको तो कुछ भी नहीं पता है, ऐसे वैसे करके उसने हमारे कल्चर को तबाह किया था। तो ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में क्या है, जो लोग सिख टर्बन्स ये सब हैं उनको क्या एक अलग नज़र से देखे जाते थे। जो भी लोग सांवले रंग के होते थे उनको बोला जाता था ये तो किसी काम का नहीं है, ये हमारे जूते साफ करने के लिए पैदा हुआ है। इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स हुए या अलग अलग जो बिहेवियर हुआ ब्रिटिश का, जो वाइट और ब्लैक का जो चला ना, ये भी यहाँ इंडिया में चला कि भाई हम लोग इस रंग के हैं और हम लोग ऊँचे हैं और ये लोग उसके लायक नहीं है। दूसरा, करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। करप्शन जहाँ होता है तो वहाँ होगा ही। पहला बात तो जो पैसा वाला था वो छूट जाता था और जो गरीब था वो पिसा जाता था। पूरा मार पिटाई उसके साथ होगा ही, उसी को दबाया जाता था क्योंकि भाई तू नहीं किया। अभी मान लो कोई पैसा वाला है, उसने कहीं चोरी वोरी कर दी और उसका इल्ज़ाम उसने किसी गरीब किसान पे लगा दिया। अब गरीब किसान को के पास पैसा थोड़ी है कि वो बच के निकल जाए, पुलिस को पैसा खिला दिया, हो गया ख़त्म, वो फंसा, उसको पीस दिया लोग मिलके। तो यही हुआ। ये छोटी छोटी हरकत, तब उन लोगों ने जो गरीब लोग हैं वो लोग सोचा कि भाई एक चेंज लाना है तो हम लोग को कुछ ना कुछ आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा, को हम लोग को संगठित रहने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से एक संगठन बनना चालू हुआ। और ये सारा संगठन किसके खिलाफ बन रहा था, ब्रिटिश के खिलाफ बन रहा था। और ये संगठन का यूज़ कहाँ होता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये सब आर्मी के हिस्से बने। ये लोग जो सताए हुए तड़पाए हुए लोग थे, यही लोग आगे जाके लड़ने के लिए उतारू हो गए। कोई भी अपना जान ऐसे ही नहीं देना चाहता है ना, कोई ना कुछ तो वजह होगा। और ये सभी वजह ही बनी, जैसे अभी तक मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो सब वजह ही बना। जो लोगों के साथ मुसीबत में जो बीता, जो लोगों ने सहा, वही लोग आगे जाकर उस फौज का हिस्सा बने इस ब्रिटिश एम्पायर को खदेड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये वॉर हुई और वॉर में क्या क्या गलतियां रहीं जिसके कारण इंडिया को थोड़ा क्या ज़्यादा ही मार खाना पड़ा इस वॉर में, है कि नहीं।
उसके बाद देखो तब तक के लिए यहाँ देखो ऑपरेशन ऑफ द पुअर, पुअर को सताया गया, एक्टिविटीज़ ऑफ द मिशनरी। देखो हम लोग तो जानते ही हैं कि जो उस समय जो हो रहा था क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा होने लगा, लोगों के धर्म को बदलने लगे। पहले तो 18th सेंचुरी में ब्रिटिश बहुत हंसते खेलते, अरे भाई आप तो हमारे दोस्त हो। 19th सेंचुरी में लात मार के भगाने लगा एक एक को कि बात ये लोग क्या है, हम ही लोग हैं ऊँचे धर्म के लोग सब। तो जो देखो मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका आप गलत मतलब भी निकाल सकते हो कि हाँ भाई ये लोग हमारे धर्म को बदल दिया, ये कर दिया। कोई भी राजा होता है ना, उसको अगर अपने सपोर्टर को बढ़िया करना है ना, वो अपने जैसे सोच वाले को ही रखना चाहेगा। अगर मान लो यहाँ पे जो भी क्रिश्चियन राजा है, अगर वो राजा बना हुआ है किसी भी देश का, वो अपने जैसे सपोर्टर बनाने के लिए क्या अपने जैसे सोच वाले लोगों को रखेगा? और उसके सोच वाले लोग कौन होने चाहिए? सबसे बढ़िया है कि सबका धर्म को एक कर दो, क्योंकि धर्म ही है जो सबसे बढ़िया लोग का सटाया हुआ है। तो वो लोग क्या करेगा, अपने जैसे सोच वालों को अपने जैसे धर्म वालों को बना लेगा। अगर मुस्लिम भी राजा बन गया तो वो अपने जैसे सोच वालों को बनाने के लिए क्या करेगा, अपने जैसे धर्म वालों को बना लेगा। हमने हालांकि मुस्लिम रूलिंग में देखा है, अकबर के रूल में ये चीज़ नहीं हुआ था, लेकिन औरंगजेब के रूल में काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन हुआ और काफ़ी ज़्यादा टैक्सेशन हुआ। क्रिश्चियन वाले चीज़ों में भी वही सारी चीज़ें हुई। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ोगे कि कैसे एक व्यक्ति अपने सोच वाले को ही बनाने के लिए ही वो अपने सोच को फैलाएगा। जो भी राजा होगा वो सोचेगा मेरे जैसा सोचे, मेरा जैसा फिलॉसफी फॉलो करे, तभी ना मेरा रूल चलेगा। तुम कुछ भी हो, तुम किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हो, तो तुमको सोच लेगा, मान लो क्रिश्चियन राजा था, उसने सोचा कि भाई मेरे जैसे सोच का आदमी रहेगा तब ना मेरा रूल चलेगा। अगर दूसरा कोई राजा होगा तो वो भी सोचेगा ना मेरे जैसे सोचे, मुझे जय जयकार करे। अगर मैं इस धर्म का हूँ और यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द धर्म वही है, तब तो मेरी जय जयकार हुई। यही सब चीज़ें, ठीक है। और अगर आप धर्म के बारे में पढ़ोगे अच्छे से तो बहुत अच्छे से जानोगे, नहीं तो आजकल तो आपको उल्टा सीधा पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं तो कहता हूँ आप बुक्स के ज़रिए जाइए धर्म को समझने के लिए, हिस्ट्री को समझने के लिए, जानने के लिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फियर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। तो देखो एक तो वेस्टर्न एजुकेशन किसी को पसंद नहीं। उस समय लोग पढ़ रहे थे वेद, इस्लाम, क्योंकि मुगल रूल तो आ ही गया था, इस्लाम सब रहता। अब वेस्टर्न एजुकेशन आ गया तो लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारा धर्म का किताब छोड़ के दूसरे का धर्म का किताब मैं क्यों पढ़ूंगा। तो ये एक तो वेस्टर्न एजुकेशन, इसमें मुस्लिम पीछे रह गए, हिंदू आगे बढ़ गए। हिंदू काफ़ी अच्छे से पढ़ने लगे, उन लोग ने जानने लगा, और मुस्लिम पीछे रह गया। टैक्सिंग ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, प्लेस को भी ज़्यादा टैक्सेस किया, टेम्पल्स, बाकी सारे चीज़ों जितने भी रिलीजियस प्लेसेस थे उन सबको टैक्सेशन में लाया गया कि चलो भाई यहाँ से भी पैसा वसूलेंगे हम लोग। ब्रिटिश के जहाँ नज़र पड़ता है वहाँ पैसा वसूला वो लोग। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी टैक्सेस भी लगाया गया। और ये छोटी छोटी चीज़ें करते करते फोर्स तैयार हुआ, बाद में ये लोगों को बताया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉजेस। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।